सभी को शुभ प्रभात। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में ये अपना दूसरा वीडियो है और हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिसमें हमने मुद्रित माध्यम की विशेषताएं, मुद्रित माध्यम के लिए लेखन के बारे में पढ़ा था। आज विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत हम जनसंचार के माध्यम का अगला जो माध्यम है वो है रेडियो, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियो जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं। वैसे वर्तमान समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेडियो के बारे में जानकारी कम रखते हैं, क्योंकि रेडियो का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। रेडियो जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, जिसकी सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। हम सबसे पहले उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम, यानी इसे केवल सुना जा सकता है। अब सीधी सी बात है, रेडियो जब श्रव्य माध्यम है तो उसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्वनि, स्वर और शब्दों पर ये आधारित होते हैं। इसलिए रेडियो माध्यम में ध्वनि होती है, स्वर होते हैं और शब्द होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं और उनका हम अर्थ ग्रहण करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, रेडियो श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है, यानी इसको संचालित करने का काम श्रोता खुद करता है, वह रेडियो का संचालन करता है। तो रेडियो एक क्या है? श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है। रेडियो के अंदर आगे जो विशेषता कह सकते हैं या आगे जो बात है वो कह सकते हैं कि जिस प्रकार अखबार में या किसी पत्र पत्रिका में पढ़ते समय हम उसको आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, परंतु रेडियो के अंदर पीछे लौट कर सुनने की सुविधा नहीं होती है। रेडियो के अंदर अगर कोई बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है तो वह बुलेटिन जिस प्रकार से प्रसारित हो रहा है हमें उससे आगे ही सुनने को मिलता है। हमारी अगर यह इच्छा होती है कि हम उसे पीछे लौट करके सुने या उसको पीछे क्या हुआ उसके बारे में सुनना है तो यह सुविधा नहीं होती है। अखबार में ये होता है कि हम कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हमें उसे दोबारा भी सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो में दोबारा सुनने की ये सुविधा नहीं होती है। इसका मतलब क्या? तो कि रेडियो के अंदर पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। वहां जो बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है, जो समाचार वाचक हैं, वह जैसा समाचार पढ़ता रहता है आगे से आगे वह चलता रहता है, तो हम इसमें पीछे लौटकर नहीं आते हैं। आगे इसकी विशेषता है, समाचार बुलेटिन के प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। जैसे अखबार हमारे घर आता है तो सुबह आता है तो हम पूरे दिन पर कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समाचार सुनने के लिए प्रसारण के समय का इंतजार करना पड़ता है। पूरे दिन पर प्रसारित होते हैं लेकिन उसका एक समय होता है, उस समय के आधार पर ही वह बुलेटिन है वो प्रसारित होता है। तो श्रोताओं को समाचार बुलेटिन के प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। जैसे मान लो 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, तो हमें 8 बजे अगर हमने नहीं सुना है और 9 बजे सुनना है तो हमें 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है। अगर मान लो शाम को प्रसारित होता है तो हमें शाम के समय तक का हमको इंतजार करना पड़ता है। आगे इसकी विशेषता है, समाचार बारी बारी से प्रसारित होते हैं। जैसे हमने अखबार के बारे में पढ़ा था मुद्रित माध्यम के अंतर्गत, तो जैसी हमारी रुचि होती थी उस रुचि के आधार पर सबसे पहले हम उसको पढ़ सकते थे। मैंने कहा था कि हम जो जैसे कोई खेल की रुचि रखता है तो वो खेल का पहले पढ़ेगा, राजनीति की रुचि रखता है तो राजनीति की रुचि पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं होती है। यानी समाचार बुलेटिन के अंदर बहुत सारे समाचार होते हैं, राजनीति, धर्म, खेल और भी व्यापार से संबंधित सभी चीजें जो होती हैं वो प्रसारित होती हैं, तो इनको बारी बारी से ही प्रसारित किया जाता है। और जब बारी बारी से प्रसारित किया जाता है तो हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं, यानी हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। रेडियो सुनते समय यानी रेडियो का बुलेटिन सुनते समय अगर हमें लगता है कि हम थोड़ा इधर उधर चले जाकर के आए या थोड़ा घूम लें तो ऐसी इसमें संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इधर उधर जाते ही जो समाचार हमें सुनना है वो जा सकता है, प्रसारित हो सकता है, तो वह हमें सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक बुलेटिन प्रसारित होता है तब तक हमें वहां बैठे रहना पड़ता है या उसके पास में ही रहना पड़ता है, हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। रेडियो आगे जो विशेषता है वो है कि रेडियो एक रेखीय, जिसको हम लीनियर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका जनसंचार के माध्यमों में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है लीनियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो एक रेखीय माध्यम है। अब ये एक रेखीय माध्यम क्या होता है? एक रेखीय माध्यम से मतलब है कि यहाँ एक तरफा ही संवाद होता है। जैसे बुलेटिन
जो प्रसारित किया जाता है वहां जो वाचक होता है वह केवल बोलने का काम करता है, सुनने वाला अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। जब सुनने वाला अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वह एक रेखीय माध्यम होता है। जैसे इंटरनेट होता है तो जहां संवाद होता है, लाइव संवाद होता है, बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला भी अपनी ओर से कुछ बात बता सकता है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन रेडियो में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। रेडियो एक लीनियर या एक रेखीय माध्यम होता है। वहां श्रोता सुनता है और वाचक जो होता है, समाचार वाचक, वह अपने समाचारों को प्रसारित करता है। श्रोता अपनी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, श्रोता अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर पाता है। फिर अंतिम और महत्वपूर्ण इसकी जो बात है या परिचय हम विशेषता कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जनसंचार के बहुत सारे माध्यम जो है वो प्रसारित किए जाते हैं। हम देखते हैं इंटरनेट है, अखबार है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ये बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं। इन माध्यमों में श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती होती है। हम हर श्रोता को बांध कर रखें या वह श्रोता अपने उस बुलेटिन को या अपने द्वारा प्रसारित किए जाने वाले उस खबर को पूरी तरह से सुन करके समझे या उसके पास में बैठा रहे, बैठ करके उसको रखे, तो यह श्रोताओं को बांध कर रखना एक चुनौती साबित हो गया है। क्योंकि वर्तमान समय में मैंने कहा कि बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, इसलिए श्रोताओं को बांध कर रखना समाचार वाचक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हमने ये रेडियो से संबंधित कुछ सामान्य बातें या सामान्य परिचय जिसको कह सकते हैं या सामान्य विशेषताएं हैं, इसको हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ते हैं कि रेडियो के अंदर ये जो समाचार है, ये समाचारों का प्रसारण किस प्रकार से किया जाता है। यानी अब हमको जो पढ़ना है वो है कि रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है, रेडियो के अंदर समाचार जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो समाचार की संरचना किस प्रकार से होती है। रेडियो समाचार की संरचना, हम अखबार पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो जिस प्रकार अखबार में या टीवी में जिस प्रकार से समाचार बनाए जाते हैं, उन सभी की तरह ही रेडियो में भी समाचार संरचना, समाचार बनाने की जो संरचना है वह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। यानी रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है और लगभग सभी माध्यमों में इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, भले वो अखबार हो, भले वो टीवी हो, भले वो रेडियो हो या भले इंटरनेट पर समाचार बनाए जा रहे हो, वो सभी के सभी उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, हम इसके बारे में अभी थोड़ा जानेंगे। और सभी माध्यमों में यह प्रभावी भी रहता है। लगभग 90% समाचार इसी शैली पर आधारित सभी जनसंचार के माध्यमों में प्रसारित किए जाते हैं। यानी सभी जनसंचार माध्यमों में 90% समाचारों का जो लेखन है या जिसको हम कह सकते हैं 90% समाचार और स्टोरी, जितनी भी प्रकार की स्टोरियां जो कवर की जाती हैं, ये स्टोरीज जो हैं वह इसी शैली पर आधारित होती हैं। तो हम उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली कैसी होती है या किस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली पर समाचार जो है वो बनाए जाते हैं।
अब हम देखेंगे उल्टा पिरामिड शैली, यानी उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे बनाए जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण तथ्य पहले लिखा जाता है। यानी समाचार के अंदर, उल्टा पिरामिड शैली के अंदर समाचार लेखन का जो महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, वह महत्वपूर्ण तथ्य समाचार के सबसे पहले की 2-3 पंक्तियों में ही लिखा जाता है, इसको छापा जाता है। और उसके बाद में घटते क्रम में महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाते हैं। यानी उस समाचार में सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आ जाएगा, उसके बाद में घटते क्रम में जितने भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो घटते क्रम में लिखी जाती हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में जब समाचार बनाया जाता है तो श्रोताओं को सबसे पहले ही बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, इसलिए जैसे जैसे समाचार आगे बढ़ता जाता है श्रोताओं की उसमें रुचि कम होती जाती है। तो यह है उल्टा पिरामिड शैली के अंदर समाचार को बनाने का तरीका। फिर है घटनाएं कालक्रम पर आधारित नहीं होती, कालक्रम पर आधारित न होकर महत्व पर, घटनाएं कालक्रम पर आधारित न होकर के महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित होती है, महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित होती हैं। घटनाएं जो है वो कालक्रम पर, जैसे कोई स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उस कहानी में हम देखते हैं तो सबसे पहले परिचय के तौर पर उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली के अंदर जो घटनाएं हैं, जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, वह घटनाएं कालक्रम पर आधारित नहीं होती हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित होती हैं। यानी महत्वपूर्ण तथ्य पहले, उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य बाद में, और इस प्रकार से घटते क्रम में ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बातें जो है वो प्रसारित की जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर क्लाइमैक्स, जिसको हम चरमोत्कर्ष कहते हैं, क्लाइमैक्स प्रारंभ में आता है, प्रारंभ में आता है। क्लाइमैक्स का प्रसारण प्रारंभ में ही किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कहानी प्रसारित की जाती है तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसका जो क्लाइमैक्स होता है, जिसको हम कहते हैं चरमोत्कर्ष, जहां श्रोता को या दर्शक को सबसे ज्यादा आनंद आता है, वह अंत में प्रसारित किया जाता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली के अंदर क्लाइमैक्स का प्रसारण पहले ही हो जाता है, प्रारंभ में ही उसका प्रसारण किया जाता है, उसके बाद में यह नहीं होता है। तो क्लाइमैक्स जो है वो अंत में नहीं होता है बल्कि प्रारंभ में ही क्लाइमैक्स जो है वो हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं होता, यानी किसी प्रकार का निष्कर्ष है वो नहीं दिया जाता है, निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। यानी जो समाचार दिया जाता है उस समाचार का ही केवल प्रसारण किया जाता है, उसके बाद में उसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर हमने ये देखा कि महत्वपूर्ण तथ्य पहले आते हैं, कालक्रम के बाद में यह तथ्य पर आधारित हो जाता है, कालक्रम या घटना पर आधारित नहीं होता है, और घटते क्रम में महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाते हैं। क्लाइमैक्स जो है वो प्रारंभ में आ जाता है और निष्कर्ष जैसी कोई चीज इसमें नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली के भाग कितने हैं। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत 3 भाग बनाए जाते हैं।
उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के भाग। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार के भाग। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार के 3 भाग होते हैं। समाचार के 3 भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंट्रो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रो बोलते हैं। दूसरा भाग आता है बॉडी, और तीसरा भाग आता है समापन। यानी 3 भाग हो गए, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो क्या होता है? इंट्रो लीड बोलते हैं, इसको लीड भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में कह सकते हैं मुखड़ा। हिंदी में इसे मुखड़ा बोलते हैं। तो हिंदी में मुखड़ा बोलते हैं, इसको लीड भी बोलते हैं, और पहले भाग को इंट्रो कहते हैं। इंट्रो क्या होता है? यह जो समाचार का मुख्य भाग होता है, समाचार का मुख्य भाग होता है, जिसे 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। 2 या 3 पंक्तियों में जो समाचार की प्रारंभिक 2-3 पंक्तियां होती हैं, उस प्रारंभिक ही 2-3 पंक्तियों में उस मुखड़े को बताया जाता है, और यह समाचार का मुख्य भाग होता है। 2-3 पंक्तियों में इसको लिख दिया जाता है। फिर दूसरा आता है बॉडी। फिर उसके अंतर्गत, यानी मुखड़ा बता दिया, मुखड़े के बाद में यह जो है वह समाचार का पूरा घटनाक्रम होता है, उसे क्रमशः महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। समस्त जानकारियां जो समाचार की होती है, उस समाचार का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। उसके अंतर्गत समाचार का विस्तृत ब्यौरा, यानी विस्तृत सामग्री जो है, उस समाचार के अंतर्गत जितनी भी बातें आ गई, उस सभी समाचार की विस्तृत सामग्री जो है वो उसमें प्रसारित की जाती है। यानी मुख्य भाग हो गया, उसके बाद दूसरे जो सामान्य घटनाक्रम हो जाते हैं, उन सारे घटनाक्रमों को इसमें अंदर शामिल किया जाता है। उस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे, कौन कौन लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि समाचार जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं, जिसे हम ककार कहते हैं। तो मुखड़े के अंतर्गत 2 ककार आ जाते हैं, और बाकी ककार जो हैं वो समाचार की बॉडी के अंतर्गत आ जाती हैं। और अंतिम तीसरा भाग जो होता है वो होता है समापन। वैसे उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत अगर बात करें तो समापन जैसी भी कोई चीज नहीं होती है, समापन जैसा भाग नहीं होता है, परंतु घटनाक्रम के आधार पर या समाचार के आधार पर आप जो है वो समापन को जोड़ भी सकते हो या समापन को हटा भी सकते हो। यानी जरूरत अनुसार, वैसे तो समापन नहीं होता, इसके अंदर समापन नहीं होता है, समापन नहीं होता है, परंतु आवश्यकता अनुसार हटाया या जोड़ा जा सकता है। हटाया या जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि समापन के अंतर्गत तीसरा जो भाग है वैसे तो नहीं होता है, परंतु फिर भी आवश्यकता के अनुसार अगर हमें लगे, संपादक को ये लगे या समाचार वाचक को ये लगे कि उसके अंतर्गत समापन का भाग जोड़ना चाहिए, तो वह जोड़ सकता है। उसे वहां से हटा देना चाहिए तो वो हटा भी सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। अब मैं आपको इंट्रो क्या होता है उसका एक उदाहरण बताता हूं कि इंट्रो 2-3 पंक्तियों में किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि मुख्य भाग होता है, तो मुख्य भाग के अंतर्गत अगर मान लो कहें कि इसमें क्या क्या आएगा, तो मैं आपको बताऊं। एक उदाहरण है, बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है, राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 350 हो गई। अब ये एक सामान्य सा मुखड़ा जिसको मैंने बताया है, ये जो इंट्रो जो बताया है उसमें ये जानकारी आ गई, यानी क्लाइमेक्स आ गया कि उसके अंतर्गत क्या हुआ, यानी बाढ़ आई है। ठीक है, बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति जो है वो बढ़ रही है और बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गई है, और साथ ही साथ उसमें मरे कितने,
तो कि 350 लोग जो हैं वो मर गए हैं। तो यह एक मुखड़ा आ गया जिसको हम कहते हैं इंट्रो, ठीक है। तो यह उल्टा पिरामिड शैली होगी। आज अपन ने पढ़ा है समाचार, रेडियो समाचार क्या होते हैं, या उसका रेडियो का हमने सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद में हमने रेडियो के अंतर्गत समाचार की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके बाद में हमने उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है और किस प्रकार से यह प्रसारित की जाती हैं, और फिर अंत में अपन ने उल्टा पिरामिड शैली के भाग कितने होते हैं, तो 3 भाग इसको अपन ने पढ़ा है, और इंट्रो का हमने एक उदाहरण भी सुना है, ठीक है। आगे इसके हम पढ़ेंगे कि रेडियो समाचार बनाते समय कौन कौन सी बुनियादी बातें शामिल करनी चाहिए। धन्यवाद।